स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। कल हमने लास्ट ये लेट्स डिस्कस किया था, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं जब तक। A golfer hits a ball of mass 45 gram at the speed of 40 meter per second. The golf club is in contact with the ball for 3 seconds. Compute the average force applied by the club on the ball. हमारे पास यहाँ पे गोल्फर है, उसने क्या किया, एक बॉल को हिट किया, उसका मास था 45 ग्राम और कितनी स्पीड से हिट किया कि 40 मीटर पर सेकेंड बॉल है, उसकी स्पीड। अब यहाँ पे कि 3 सेकेंड क्या है, कोई बता सकता है? टाइम। टाइम है, किस चीज का टाइम है? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का टाइम है कि हमने जब गोल्फ स्टिक से उसको हिट किया इस बॉल को, तो ये जो हिट करने में जब वेलोसिटी उसने 40 कर ली, इस ये जो जब हमने किसी चीज को हिट करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए हिट करते हैं, वो टाइम यहाँ पे क्या है, 3 सेकेंड है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब हमें यहाँ पे मास दे रखा है 45 ग्राम और हमसे पूछा है कंप्यूट द एवरेज फोर्स अप्लाइड। तो एवरेज फोर्स अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें मास तो पता है पर एक्सेलरेशन नहीं पता है। नो मैम। अब जब हमने बॉल को हिट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉल की, बताओ? जब हम एक बॉल को हिट करते हैं तो बॉल की स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। जीरो। करेक्ट। और हिट करने के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई होगी? 40 मीटर पर 40 सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरे पास यहाँ पे टाइम है, वेलोसिटी है, दोनों, तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज ऑफ टाइम। अब मेरी वेलोसिटी क्या हुई, 0 से 40 हुई, पर ये होने में कुछ टाइम लगा, जितने टाइम तक ये जो हॉकी स्टिक थी, सॉरी गोल्फ स्टिक थी, वो इस बॉल से कांटेक्ट में थी, और वो टाइम कितना था, 3 सेकेंड। कि 3 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी 0 से 40 हो गई। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर अब मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ सकता है ना 40/3। यस मैम। अब अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो मास को क्या पुट करेंगे? 45। 45 तो ग्राम में है, ये जो एक्सेलरेशन आया ये तो मीटर पर सेकंड में आ रहा है, पर सेकंड स्क्वायर में आ रहा है, तो मास भी एसआई सिस्टम में होना चाहिए। यस मैम। कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन जो है वो एसआई सिस्टम के हिसाब से है, टाइम एसआई सिस्टम के हिसाब से है, तो जो मास है वो भी एसआई सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी एसआई सिस्टम में 45 ग्राम की? 0.45 45। देखो कितने केजी में 1 ग्राम होता है? 100 1000। मतलब 1 केजी में कितना ग्राम होता है, सॉरी मेरा क्वेश्चन, 1000 ग्राम होता है। अब अगर 1 ग्राम में कितने केजी है, 1/1000। यस मैम। ये कितना ग्राम है? 45। तो 45 में 45/1000 केजी होंगे। यस मैम। ये क्या बन जाएगा डेसिबल फॉर्म में? 0.045। 5। 0.045। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास की जगह 0.045 और हमें एक्सेलरेशन आ गया 40/3। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है फोर्स की?
उठ जा लगवायला का लेकर काढ मिनिट 0.6. वेरी गुड, 0.6 वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे, किसी का माइक ऑन है, Parallel. तो यहाँ से आ गया 0.015 और 15 इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 फोर्जा क्या होता है 60 60. है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.015 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 40 से। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 फोर्जा हो गया 60 और हमें कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना था 1 2 3 के बाद। एक सेकंड, यहाँ पे 40 भी था, हाँ। तो जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आएगा। ये समझ आ रहा है सबको। Yes, यस ma'am. मैम और अब हमें 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है तो हमारे पास आ गया 0.6 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्या निकाल रहे हैं हम ये न्यूटन न्यूटन। Newton. हमारे पास ये फोर्स आ गया। ये क्लियर है सबको। यस मैम Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An impulsive force acts on a body which changes with time. एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम जो कि टाइम के साथ बदलता जा रहा है और फोर्स टाइम ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। हमें बताना है कि इम्पल्स की क्या वैल्यू होगी पाई सेकंड में, कि जब पाई सेकंड बीत चुकी हैं उसके बाद इम्पल्स की क्या वैल्यू। तो दो तरीके हैं, या तो एरिया निकाल के या फिर एरिया हम इंटीग्रेशन की मदद से भी निकालते थे। यस मैम अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की यूज कर रहे हैं वो समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें वाई एक्सिस पे हमारा फोर्स तो बना हुआ है पर फोर्स की वैल्यू सिर्फ नंबर में नहीं है, 100 साइन टी है। अगर सिर्फ नंबर में होती तो हम शेप में वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं एरिया, पर यहाँ पे साइन एक फंक्शन आ गया अलग से, तो उसकी वैल्यू अगर हमें पूरे टाइम के लिए निकालनी है तो हम वो इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ये बात समझ आई सबको। यस Yes, मैम ma'am. तो जब हम एरिया निकालना होता था इंटीग्रेशन से तो हम क्या करते थे y वाला फंक्शन और यहाँ होता था dx जो चेंज हो। यहाँ पे y की जगह ये फोर्स है तो f लगा दिया और x की जगह पे क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो यहाँ पे dt लगा दिया। ये क्लियर है सबको। यस मैम Yes, ma'am. अब फोर्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे 100 sin. 100 साइन टी, तो हम ये पुट कर सकते हैं। f की जगह हमारे पास आ गया 100 साइन टी dt और टाइम कहां से कहां तक लेना है हमें, टाइम यहाँ पे कहां से कहां तक ले रहे हैं 0 to पाई 0 से पाई। वेरी, अब मेरे को बताओ इसके इंटीग्रेशन में इस 100 को बाहर निकाल सकते हैं, यस मैम तो हम 100 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचा साइन का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस Minus cos. माइनस कॉस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 इंटू माइनस कॉस टी और ये हमारे पास जो दो लिमिट थी वो साइड में आ जाएंगी 0 से पाई। अब एक एक करके लिमिट पुट करनी पड़ेगी हमें, तो -100 हमने बाहर ले लिया। अपर लिमिट पॉजिटिव होती है या लोअर वाली, Upper. अपर वाली अपर वाली पॉजिटिव होती है, कॉस पाई आ गया और लोअर वाली है 0। अब कोई ये कैलकुलेट करके बता सकता है इसकी वैल्यू क्या आएगी। कोई भी कॉस 5 निकालना है, कॉस 0 निकालना है, 1 कि 1 तो नहीं आएगी। मैम इसमें cos 180 की वैल्यू पुट करेंगे हाँ, cos 180 की वैल्यू पुट करेंगे। क्या होती है cos 180 की वैल्यू
-1। -1। वेरी गुड। cos 0 की तो आप लोग को पता ही होगी, वैल्यू पुट करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे? cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1। 1। और cos पाई की आप लोगों ने बताई -1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ना अंदर 200। 200 आएगा। वेरी गुड। देखो cos पाई की जगह यहाँ पे -1 आ गया, cos 0 की जगह 1, और ये माइनस एज इट इज लगा हुआ। ये समझ आया सबको? यस मैम। और माइनस माइनस प्लस। प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -100 इंटू -2। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 100 टू 200 न्यूटन। ये क्लियर है सबको? यस मैम। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। तो हम इम्पल्स दो तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट एरिया से भी और इंटीग्रेशन की मदद से भी। वो डिपेंड करेगा कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू कैसे दे रखी। अब हमारे पास यहाँ दो चीजें लिखी हुई है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर मैं आप लोग, अब तो नीट वाले हो, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? जो बॉडी के अंदर होता है। जो बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल मैम जो बाहर से होता है। जो बाहर होता है ना। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो इंटरनल, जो बाहर से लग रहा है वो एक्सटर्नल। अब ये ना इस पे डिपेंड करेगा हम देख कहाँ से रहे। जैसे अगर हम एक घर की बात, मतलब एक पहले हम आपके रूम की बात करें, तो आपके रूम में आप हो और मान लेते हैं आपके सिस्टर ब्रदर जो है वो बैठे हुए हैं, तो इस रूम के लिए आप दोनों इंटरनल हो। यस मैम। और आपकी मम्मी बाहर खड़ी है रूम की, मम्मी क्या हो गई? एक्सटर्नल। अब क्या करते हैं, घर के बाहर देखते हैं कि अगर ये पूरा घर एक सिस्टम हो गया जिसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, तो आप आपके जो भी हमारे पास यहाँ सिबलिंग है, बहन भाई है, वो आपकी मम्मी, ये सब क्या है? इंटरनल हो गए, क्योंकि ये सबके सब घर में है। और अगर बाहर कोई हम मानेंगे जो रोड पे से जा रहा था, वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। ये बात समझ आई? यस मैम। है ना। अब ऐसे ही आप सब लोग किसी ना किसी कॉलोनी में रहते होगे, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते होगे। अगर मैं उस डिस्ट्रिक्ट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक सिस्टम मानू, जैसे मान रहे हैं यहाँ पे कि ये सब लोग क्या है? गुड़गांव में रहते हैं, तो ये सब लोग जो इस गुड़गांव के अंदर चाहे कहीं पर भी हो, ये सब तो इंटरनल हो जाएंगे। पर गुड़गांव से जैसे ही कोई बाहर खड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम कहाँ है जिसकी हम बात करें, उसके हिसाब से हम इंटरनल और एक्सटर्नल देखें। जैसे हम यहाँ पे अगर ये सिस्टम बात करें जिसमें हमारे पास ये ब्लॉक, अब इस पूरे ब्लॉक में अंदर दो डब्बे रखे, देखो ऑरेंज वाला और एक ब्लू वाला। अब अगर हम बात करें आपस में कांटेक्ट में, तो कुछ ना कुछ धक्का ये ऑरेंज वाला लगा रहा होगा ब्लू वाले पे, और कुछ ना कुछ ये ब्लू वाला लगा रहा होगा ऑरेंज पे, और इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे ये। यस मैम। पर अगर हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों इस सिस्टम के अंदर लगे, तो ये ऐसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं जो इंटरनल। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि अभी भी हमारे पास यही सिस्टम है पूरा, और ये दोनों तो आपस में फोर्स लगाते हैं। पर अब ये जो आदमी है, ये अगर अब एक फोर्स लगाए बाहर से, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। फोर्स। ऐसे ही अगर मैं उस सिस्टम को चेंज कर दूं कि अब मेरे सिस्टम में ना बस ये एक डब्बा है, तो ये जो डब्बा बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, या ये जो ब्लू वाला अब ऑरेंज पे फोर्स लगा रहा है, तो इस केस में ये एक्सटर्नल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब इस सिस्टम से बाहर आ चुका है। ये समझ आया सबको?
Yes, ma'am. तो जैसे Yes, ma'am. सिस्टम से बाहर आ जाता है वो फोर्स एक्सटर्नल, जो अंदर है वो इंटरनल। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से सुनना, फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर ये चैप्टर में मार्क्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम समझना कि कैसे बना। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस बॉल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो ले, पर कौन से फोर्स लेने ये समझ। अगर मान लो ये आपके पास एक ग्राउंड है, इस पे बॉल रखी हुई और यहां से आप बैट से हिट कर दो, और यहाँ पे दूसरी बॉल है एक और, ये बैट बहुत मोटा हो गया सॉरी, यहाँ पे हमारे पास दूसरी बॉल है। अब अगर मैं इस बैट से इस बॉल को हिट कर, तो क्या इस बॉल का कोई रोल है उसमें? No, ma'am. No, ma'am. नहीं। पर ये जो बैट है ये तो काम कर रहा है ना इस बॉल पे, Yes, ma'am. Ma'am. है ना। अब अगर मैं वो वाली जो बॉल थी उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, तो इस बॉल का भी काम होता ना कुछ। Yes. तो हमें, अगर हम जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम उसे उसके ऊपर सारे फोर्स कंसिडर करने हैं, पर वही लेंगे जो इसके ऊपर लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूर चीज रखी हुई है वो कुछ अपने आप में फोर्स लगा रही है तो वो मैटर करेगा इसके लिए, नहीं, जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं वो बना। तो उसके लिए हमें एज्यूम करने ये बॉडी यहाँ पे अकेली रखी। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. कि हमें आइसोलेट करना है एक बॉडी। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, आप बैट से मार रहे हो या फिर आप इसके ऊपर मतलब कुछ वेट डाल रहे हो, जो भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वो सब बना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, ए और बी। अब इन दोनों को जोड़ के कुछ ना कुछ टोटल मास बनेगा, Yes, ma'am. है ना। मान लेते हैं इसका मास कुछ स्मॉल m है, इसका है m डैश। अब इन दोनों को जोड़ के मान लेते हैं टोटल मास बन रहा है कैपिटल M, कि पूरा वजन हो गया M। तो अब ये मास मिलके एक इस अर्थ या सर्फ, जो ग्राउंड सरफेस है उस पर डाउनवर्ड रिएक्शन करेगा अपना वेट, Yes, Yes, ma'am. है ना। और अब अगर हम बात करें तो इसके कारण हमें एक रिएक्शन भी मिलेगा ऊपर की तरफ, Yes, ma'am. तो हमें एक रिएक्शन भी मिला ऊपर की तरफ। अब देखते हैं ये ए और बी, ये भी तो कांटेक्ट में है दोनों, तो ए भी बी पे फोर्स लगाएगा और बी भी ए पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, Yes, ma'am. है ना। तो अब इन दोनों जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, उसकी जगह हमें टोटल नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया एन। ऐसे ही यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स बचा वो बच गया था एक mg, और एक वो फोर्स जो ए बी पे लगा है नीचे की तरफ। तो अगर हमें वो डायग्राम बनाना है कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो चलो डब्बा बनाओ, अगर यहाँ पे कोई इंसान बना हुआ हो तो आप इंसान थोड़ी ड्रॉ करोगे पेपर। इसीलिए जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर फोर्स मतलब लग रहा है पूरा, उसकी जगह हम सर्कल, स्क्वायर या कोई ऐसी सिंपल चीज बना लेते हैं, फिर हम फोर्सेस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउनवर्ड वेट था mg, एक डाउनवर्ड रिएक्शन था जो ए बी पे लगा रहा था, और एक टोटल कुछ नॉर्मल रिएक्शन बन रहा था n। इसके अलावा अगर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे ये फोर्स एफ वेक्टर, तो हम वो बना सकते हैं। अगर इधर से फोर्स लगेगा तो इधर से बना देंगे। ये बात समझ आई सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ये अभी ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ज्यादा मुश्किल है, पर एक्चुअली में तो ये बहुत इजी चीज है। फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमने फोर्सेस बना दी, हमें एक्सेस चूज करनी कि हम एक्स और वाई कहाँ पे लेंगे। तो हम एक्स और वाई इस तरीके से लेते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इन एक्सिस पे ही आ जाए। जैसे अगर मान लो इस केस में मैं एक्सिस को ऐसे टेढ़ा ले लेती हूँ, तो मेरे को इस एन को रिजॉल्व करना पड़ता है दो पार्ट पे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एम जी और इसको भी जो नॉर्मल रिएक्शन था उसको भी रिजॉल्व करना पड़ता। पर अगर मैं इस
ये जो एक्सिस थी इसको ऐसे लूं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो मैं देख रही हूँ कि ये वाले जो ऊपर नीचे फोर्सेस थे ये सारे तो इस एक्सिस के अलोंग ही आ गए, और ये वाला फोर्स इस एक्सिस के अलोंग आ गया। और अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग भी रहा होता तो बस उसको रिजॉल्व करना, तो मैं एक्सिस ऐसे चूज करनी है कि रिजॉल्व कम करना पड़े, और जो हमारी इक्वेशंस हैं ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो आसान। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों का मास दे रखा है, एक का मास है स्मॉल m, दूसरी का मास है कैपिटल M। अब उनको पुश करा जा रहा है फोर्स से F टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। पॉजिटिव x डायरेक्शन मतलब ये। अब हमें बताना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स है। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. अब Yes, मैंने ma'am. बताया था जब फ्री बॉडी डायग्राम हमें भी बनाना है तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको अलग कर दें कि उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पे इस ए वाले को अगर अलग से करें तो इसका कुछ एम में मास है तो डाउनवर्ड वेट हो गया एच। अब डाउनवर्ड वेट अगर हम लगा रहे हैं तो हमें नॉर्मल रिएक्शन एन मिल। अब इसके अलावा हमारे पास इस तरफ से ये फोर्स लग रहा है एफ, एक्स्ट्रा फोर्स। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा था किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण, पर अभी हम उसको ले नहीं रहे हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अभी सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पर वो फोर्स क्या था, वो ये फोर्स था कि जो ए बी लगा रहा था ए पर, तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसे थी। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिपीट करना। अच्छा भी कर देख, हमारे पास यहाँ पे मास m का ऑब्जेक्ट था ए। अब मास जैसे ही आ गया आप सबसे पहले वेट बना, हर ऑब्जेक्ट में वेट और नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो वेट यहाँ नीचे की तरफ हो गया और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया यहाँ पे। अब इसके अलावा यहाँ बाहर से फोर्स लग रहा था एफ, वो हमने बना दिया। पर इसके साथ अगर हम डायग्राम में देखें तो एक और डब्बा लगा हुआ है, तो वो भी तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। वो फोर्स हो गया इस तरफ एफ ए बी, जो बी वाला ए पे लगा है। ये क्लियर है दिव्यांशी? यस मैम। सबको क्लियर है अब? यस मैम। Yes. अब ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरे वाले की, बी वाले की, तो बी वाले का फिर से कुछ मास है, तो सबसे पहले हमने डाउनवर्ड वेट बनाया mg, और अगर मास बदल गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बदल गया, हमने n डैश बना। अब अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर इधर से या कोई बाहर से एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रहा है, पर ये ए वाला इस पे भी तो फोर्स लगाएगा कुछ, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है। और तो उसको हम लिख सकते हैं एन बी ए, जो ए वाला बी पे लगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो हमने यहाँ पे दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक ए ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा बी वाली। तो सबसे पहले हमें कौन से फोर्सेस बनाने हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो? वेट और Wait, नॉर्मल normal वेट और reaction. नॉर्मल रिएक्शन। फिर देखना है कि कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लग रहा, वो बनाना है। उसके बाद देखना है अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट उस पे लगाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट भी उस पे लगाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, उसका मास है कैपिटल M, और उसको रखा वैसे इंक्लाइंड सरफेस पे, और हमें बताना है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली लगता है, चाहे ऑब्जेक्ट सीधा रखा है टेढ़ा रखा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वेट क्या लगेगा हमेशा, वर्टिकली। वर्टिकली डाउनवर्ड। करेक्ट। तो इसका वेट कहाँ पे लगेगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कौन से में लगेगा? फर्स्ट। Second. Second. सेकंड वाले में। देखो फर्स्ट एम का नहीं, मतलब एम से वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं देखना है, नॉर्मल आपको देखना है कि इस पेपर पे अगर मैं वर्टिकली डाउनवर्ड बनाऊं तो वो इस तरफ बनेगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये हो गया एम जी।
अब जब जैसे ही वेट आया इसको क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा। तो मैं उसमें भी आपसे पूछती हूँ कि वो नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट वाले में मिलेगा या सेकंड वाले? फर्स्ट। सेकंड। फर्स्ट। सेकंड किसने बोला है? क्यों दिया? सेकंड क्यों बोला आपने? जो भी रीजन लग रहा है बताओ। आंसर करेक्ट है इसलिए पूछ रही हूँ। मैम क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर लगेगा। बिल्कुल करेक्ट। देखो, नॉर्मल का मतलब है, मैथ्स में भी जब हम नॉर्मल लाइंस का पढ़ते हैं मतलब समझते हैं, तो मतलब परपेंडिकुलर है कुछ चीज। अब वो परपेंडिकुलर किसके होता है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से। कि अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है तो इस पे 90 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे बन रहा है। अगर ऐसे टेढ़ा रखा हुआ है तो फिर से इसी के सरफेस में 90 डिग्री बना। और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस जिस पे ये रिएक्शन लग रहा है उसकी नॉर्मली बना। इसीलिए उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अब यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर अगर मैं बनाऊं तो इस तरफ मेरे को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा एन। यहां तक किसी को डाउट है एन कैसे आया? नो मैम। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे एक तो ठीक है, अगर मैं चूज करूं कि ये वाली मेरी है वाई एक्सिस जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, तो एक्स एक्सिस ऐसे आएगी। यस मैम। अब ये एम जी तो वाई के आसपास है, ठीक है, वाई वाली लाइन पर ही है, पर ये एन वाले को रिजोल्व करना पड़ेगा। यस मैम। तो एन का एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, एक का हो जाएगा साइन थीटा। अब Sine। आप मेरे को सोच के बताओ कि ऊपर वाला या नीचे वाला कौन सा होगा थीटा। हिंट मैं आपको ये दे रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये वाला, इसमें एक एंगल तो थीटा बना हुआ है, ये वाला 90 डिग्री। तो अब सोच के बताओ कौन सा होगा थीटा। सब लोग प्लीज ट्राई करो। एक्स एक्सिस वाला मैम। अच्छा, एक्स एक्सिस वाला, ये वाला। यस मैम। एक मिनट और देती हूँ मैं, सब लोग ट्राई करो। मैम बाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस वाला क्यों होगा? मैम क्योंकि साइन थीटा की वजह से आगे जाएगा। साइन थीटा की वजह से आगे जाएगा, उससे उसका क्या कनेक्शन? आया कैसे थीटा? वो पूछा जिसने एक्स वाला बोला, कौन था एक बार? एक्स वाला किसने बोला था? हाँ बोलो दिव्यांशी, कैसे आया था आपका? मैम क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाले जैसे नीचे बताया आपने तो उस बेस से। अच्छा, देखो, अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल। सारे एंगल्स का सम 180 होता है ट्राइंगल के। यस मैम। यस मैम। एक्स प्लस 90 प्लस थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं आएगी? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई इस वाले एंगल की 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इतना भी कैलकुलेट नहीं करते, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये उसी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ये यस वाला। मैम। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है।
और अगर Yes. ये एंगल थीटा है तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होगा। यस मैम। अब यहाँ पे ये y और x एक्सिस है, ये भी आपस में 90 डिग्री बना रही है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा ऊपर वाला। ये Yes, समझ आया ma'am. सबको? मैम रिपीट कर दो। देखो हमारे पास यहाँ तक समझ आया था, ये वाला एंगल थीटा आया था। यस मैम। अब जैसे ही एंगल थीटा है हमें क्या करना है, 90-90 एंगल ढूंढना है ताकि हम आसानी से पकड़ पाए। तो मैंने देखा कि इससे अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री कहाँ पे बन, वो तो इस नॉर्मल के साथ बन रहा है और इन दोनों का टोटल एंगल 90 आ रहा है। तो अगर एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। अब फिर मैंने देखा कि अगर 90 माइनस थीटा से देखूं, अब मेरे को दूसरा 90 बना कि और 90 कहाँ पे बना सकते। तो ये एक्स वाली एक्सिस थी, ये वाई वाली, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा हो गया। ये समझ आया सबको? यस मैम। बाकी लोग भी बता दो क्लियर है या नहीं है। यस मैम। तो हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाला एंगल थीटा है। तो अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम आएगा कि ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे वो मास रखा हुआ है और उसका वेट mg ऐसे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इस एंगल पे लग रहा है n यहाँ पे, और ये एंगल है ऊपर की तरफ थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला n साइन थीटा और ऊपर वाला n cos थीटा। अब ये कब हुआ, जब हमने x एक्सिस को यहाँ पे माना है और y एक्सिस को यहाँ, इसी केस में हुआ है। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास n cos थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं सेम लाइन में। ऐसे n sin थीटा के अलावा अगर कोई और फोर्स होगा इस लाइन में, वो इसके साथ लग जाएगा। पर अब देखो यहाँ पे मोशन तो ऐसे हो रहा था इधर, तो अगर अब मेरे को मोशन की बात करनी है तो मेरे को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको भी मेरे को फिर से रिजॉल्व करना पड़ेगा। यस मैम। तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है कि ऑलरेडी पहले मैंने एक को रिजॉल्व किया, अब दूसरे को भी रिजॉल्व करूं। तो अगर हम ऐसे करें कि हम लोग क्या करें, जो हमारे पास एक्सिस थी वो हम ऐसे लें कि इस डायरेक्शन के अलाउ, जिसमें हमारे पास जैसे यहाँ पे वेट है mg, अगर ये जो नॉर्मल है इसी डायरेक्शन में अगर मैं एक एक्सिस मान लूं तो इसके परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन एक्सिस हो जाएगी, ऐसी होगी, यस मैम। है ना। अब जो हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है जनरली हम उसी को y वाली लेते हैं और इसको x वाली। तो इस बार हमने एक्सिस कुछ ऐसे ली। अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें नॉर्मल को तो रिजॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, और अगर मैं मोशन की बात कर रही हूँ y x कुछ भी, तो उसमें भी मेरे को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ y में बात करना है तो सिर्फ y वाली डायरेक्शन का लेंगे और इसके साथ साथ की बात करनी है तो x वाली लेंगे। अब हमें सिर्फ किसको रिजॉल्व करना है, mg को। और यहाँ पे एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इस बार ये वाला हमारे पास थीटा हो जाए। तो अब अगर हम तोड़ना चाह रहे हैं तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इधर वाला हो जाएगा mg cos थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, और इस साइड वाला हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो mg के इधर कुछ नहीं लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो अब इससे करने का क्या फायदा हुआ, और क्या बोल रहे हो हिना? नो मैम कुछ नहीं। ओके, तो इससे करने का क्या फायदा हुआ, हमने ऐसी एक्सिस बनाई जिससे हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में आसानी होगी। तो हमें यही सोचना है कि हर बार हम कौन सा एक्सिस लेंगे। मोस्टली केसेस में जब इंक्लाइंड प्लेन लेंगे तो हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ वाली ही एक्सिस लेते हैं, और इसमें अगर आपको एंगल समझना है कि कौन सा बनेगा, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये सरफेस है, ये यहाँ पे अगर कोई भी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो इसको मैं ऐसे दो पार्ट में तोड़ूंगी, और यहाँ पे अगर एंगल थीटा है
तो इसी सेम ट्रायंगल में थीटा नहीं हो, उसके जो दूसरे वाला है वो थीटा हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली केसेस में इंक्लाइन प्लेन वाला है, तो आप इसको समझ लो प्लीज, ये हेल्प करेगा कि बार बार आपको 90 डिग्री बना के नहीं देखना। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमारे पास दो फोर्सेस आते हैं अलग, एक होता है कांटेक्ट और एक होता है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब, जुड़ना। कांटेक्ट का मतलब जुड़ना, और नॉन कांटेक्ट जो फोर्सेस हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मान लो कि ये बॉल है एक, और इसको मैं अगर इस बैट से हिट नहीं करूंगी, मतलब इनके बीच में गैप है, तो क्या ये बॉल कभी मूव करेगी? नो मैम। ये बॉल कभी भी मूव नहीं करेगी। पर जैसे इनका कांटेक्ट हुआ, ये बॉल मूव करने लग जाएगी। यस मैम। तो वो फोर्सेस जो सिर्फ तभी काम करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट जिस पे उन्हें फोर्स लगाना है वो कांटेक्ट में, तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और अगर हम बात करें ऐसे फोर्सेस की जिनमें हमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, कि अगर एक बॉल यहाँ पे और दूसरी बॉल यहाँ पे और फिर भी पास आ पा रही है या दूर जा पा रही है, उन फोर्सेस को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो कांटेक्ट वाले में हमारे पास पास होना बहुत जरूरी है, नॉन कांटेक्ट वाले में हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे थोड़े से गैप में या ज्यादा गैप में वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब कांटेक्ट फोर्सेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आया है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको क्या एक रुकावट मिलती है जिसके कारण कि वो अल्टीमेटली रुक जाता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा हमें तो ये बॉल हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। यस मैम। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता है? बॉल चलती रहती। पर अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसे थोड़ा स्लो डाउन करिए। अब मानो कि आप यहाँ पे खड़े हो एक फ्लोर के ऊपर और ये बॉल आपके हाथ में, और आप इसको हाथ में लेके इधर से उधर मूव कर, तो क्या ये बॉल अपने आप रुकेगी? कभी नो मैम। नहीं रुकेगी ना, अगर आप मूव कर रही हो। पर अगर आप इस बॉल को इस फ्लोर पे अब छोड़ो तो ये मूव करेगी और फिर रुकने लग जाएगी अल्टीमेटली। यही होगा। यस तो मैम। इसमें क्या हुआ? जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में, कि अगर मेरे पास फ्लोर तो रफ है पर उस फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, उससे बहुत ऊपर चल रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स या उसकी रफनेस किसी काम की नहीं। पर जैसे ही हमने इस बॉल को इस फ्लोर पे डाल दिया जिससे इनके बीच में कांटेक्ट हो गया, तभी वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। फिर हमारे पास आता है नॉर्मल फोर्स या वेट। अब देखो, मान लो कि आप खड़े हो और आपकी सिस्टर साइड में खड़ी है ना, सबके बहन भाई है, यस मैम। यस मैम। तो सगे नहीं है, कजन्स होंगे, है ना। तो मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, आपकी बहन यहाँ खड़ी है, क्या आपको उसका कुछ वेट एक्सपीरियंस होगा? 30। नहीं नहीं, मैं बोल, अच्छा 30 होगा। मैं बोल रही हूँ कोई वेट एक्सपीरियंस होगा अगर आप दोनों अलग अलग खड़े हुए हो। नो मैम। नो मैम। अब मान लो आप एक चेयर पे बैठ गए, वो आपकी गोदी में आके बैठ गई, तो अब आपको फील होगा कुछ वेट? यस मैम। तो मतलब हमें वेट भी जब तक फील नहीं हो रहा है जब तक जिस ऑब्जेक्ट का वेट है वो हमारे कांटेक्ट में ना आए। तो ऐसे ही यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, अगर ये ब्लू वाले का वेट इस ग्रीन वाले पे लगेगा तो उसकी कंडीशन है कि ये आपस में कांटेक्ट होनी चाहिए, वरना ये वेट नहीं लगेगा और ना ही हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो ये भी हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस हैं जिनके लिए नेसेसरी है दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में। फिर हमारे पास ये कौन सा फोर्स होता है जो फ्लूइड्स पे लगता है? Beyonce फोर्स। हाँ, बायन फोर्स के। तो हमारे पास जब भी कोई फ्लूइड है
उसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कौन सी तरफ, ऊपर की तरफ एक अपवर्ड पुश एक्सपीरियंस करता है, कि पानी है या कोई भी फ्लूइड है वो उसे ऊपर पुश करने की कोशिश करता है बाइंड फोर्स से। पर ये भी तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आप पानी के बाहर एक बलून को लेके खड़े हो और वो क्या है पानी से पुश करेगा, नहीं। जैसे ही आपने वो बलून पानी में डाला तब जाके उसे वो फोर्स मिले। क्लियर है ये सबको? यस मैम। अगर वो फोर्स बहुत ज्यादा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाता है, और अगर वो कम रह जाए और ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंसिटी का है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और फोर्स आता है, वो आता है टेंशन। तो कहीं पे भी रस्सी आ रही है, जो पुली प्रॉब्लम्स होती है जिसमें स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, तो उसमें क्या है, वो रस्सी एक खिंचाव बना के रखती है। वो खिंचाव भी तभी बनेगा जब हमारे पास कांटेक्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगेगा। मान लो एक रस्सी एक अलग से पड़ी हुई है, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? नो मैम। पर अगर आप उस रस्सी से कोई चीज बांध दो तो अब इस रस्सी पे एक फोर्स लग, तो इसके लिए भी हमारे पास कांटेक्ट होना जरूरी है। और ये जो फोर्स है जो एक स्ट्रिंग या रस्सी लगा पाती है उसको बोलते हैं टेंशन। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। अब इसकी डायरेक्शन हम आगे समझेंगे कि कैसे होती है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक कांटेक्ट फोर्स आ गए, कि अगर हम देखें ये जो ब्लॉक रखा हुआ था इसके 90 डिग्री पे तो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, और इसके जो ये है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और इसकी अगर हम, इसका मतलब क्या है, दो ऐसी लाइंस का मतलब R11, रिजॉल्व किए। पाई। इसका पैरेलल है। जब दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसका मतलब पैरेलल होता है, याद है सबको? यस यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, कि मेरे पास एक जो रिएक्शन फोर्स है ये वो नॉर्मली लग रहा है, और एक है जो पैरेलली लग रहा है। और पैरेलली हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कि जो भी सरफेस है उसके पैरेलली लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना चाहिए। कैसा भी सरफेस वो उसके नॉर्मली नहीं लगेगा, टेंजेंशियली लगता है, टेंजेंट की तरह लगता है। अब यहाँ पे दो फोर्सेस आ गए, तो अगर मैं इनको रिजॉल्व करना चाहूँ तो एक टोटल फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर मेरे पास दो फोर्स है इस डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट ऐसे आता है। यस मैम। ऐसे अगर मेरे पास एक रिजल्टेंट दे रखा है तो मैं उसकी मदद से भी ये दोनों निकाल सकती हूँ। यहाँ पे दो फोर्सेस यूज हुए हैं, एक तो पैरेलल वाला है, परपेंडिकुलर वाला। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास है अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। ये जो फर्स्ट वर्ड इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बता सकता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है? मैम की जो हमें पता ही नहीं है मतलब। जो पता नहीं है, इसका मतलब होता है नकली, कि हमें जो एक्चुअली में चीज नहीं होती है पर हमें दिखती है। कि हम, हो सकता है कि हमारा जो लिफ्ट में हमारा वेट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, पर एक्चुअली में हमारा वेट कुछ और था। तो ये जो लिफ्ट में अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो हमें नकली वेट दिखता है। ये समझ आया सबको? यस मैम। अगर हम, मैं आपसे पूछूं तो वेइंग मशीन यूज करी है सबने कभी ना कभी? यस यस मैम। तो वेइंग मशीन वेट कैसे दिखाती है हम? हमारे पास ये जैसे वेइंग मशीन है, तो ये क्या करती है, हम लोग जब उसके ऊपर खड़े हैं तो हम लोग एक फोर्स उसके ऊपर डाल रहे हैं, वेट डाल रहे हैं नीचे की तरफ। फिर ये मशीन हमें कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ। यस मैम। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसी को ये मशीन रीड करती है, कि ये जो मशीन है ये ऊपर की तरफ कितना रिएक्शन दे रही है,
उसी को पढ़ के हमें वैल्यू मिलती है, जो भी हमारा जो वेट होता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो हमारा वेट हमें नहीं मिल रहा, हमें तो ये रिएक्शन मिल रहा है। अगर वो रिएक्शन बढ़ रहा है किसी केस में, तो हमें ऐसा लग रहा है वेट ज्यादा हो रहा है, और अगर किसी केस में वो हमें जो है रिएक्शन कम मिल रहा है, तो हमें लगेगा वेट कम हो रहा है। तो उसको समझते हैं कि होता क्या। जब हम लिफ्ट में हैं और उसमें हमने जो लिफ्ट, पता है सबको क्या होती है? यस मैम। यस मैम। तो हमने क्या किया, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रख दी जिसके ऊपर हम वेट को मेजर कर सकते। और अब ना लिफ्ट चल रही है ना हम लोग हिल रहे, तो हमारा जो एक्चुअल वेट है वो ही मशीन रीड कर रही है। सब कुछ क्या है, रेस्ट पर। तो जो हमारा एक्चुअल वेट था वो था mg, और जो मशीन रिएक्शन दे रही थी r, हमें वो ही मिल रहा है। उस केस में एक्चुअल वेट मिल। अब क्या करते हैं, दो केस पॉसिबल है, या तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो या लिफ्ट नीचे की तरफ आ। तो अगर हम बात करें ऊपर की तरफ जाने की, तो अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ जाना है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, यही मतलब। यस मैम। जैसे अगर यहाँ पे ब्लॉक है, दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करने लग जाए, मतलब ये वाले जो फोर्सेस थे वो इससे ज्यादा थे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं लिफ्ट के केस में, जब ऊपर की तरफ जा रहे और हम इसके अंदर खड़े हुए यहाँ पे, तो हम एक डाउनवर्ड वेट लगा रहे थे mg, और मशीन हमें एक रिएक्शन दे रही थी r। पर इस r रिएक्शन के अलावा भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन से, और हमें लेके, तो एम ए फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ, यस मैम। है ना। अब देखो, जब नॉर्मल केस था, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो हमें पता है अगर मैं ऊपर वाला फोर्स जो रिएक्शन था उसमें से mg को माइनस करूं, तो जीरो मिल रहा है, क्योंकि ना तो कोई चीज ऊपर जा रही है ना हम उस मशीन के अंदर घुस रहे हैं। ये दोनों बैलेंस हो रहे थे। यस मैम। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब ऊपर जाते वक्त अगर मैं इस रिएक्शन में से इस mg को माइनस कर दूं, तो आंसर जीरो नहीं आ रहा है। अगर मैं ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले फोर्स को माइनस करूं, तो भी मेरे को कुछ ना कुछ ये एम ए वाला फोर्स बच रहा है, जिसके कारण हम ऊपर जा पा रहे हैं। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। तो यहां से अगर मैं रिएक्शन कैलकुलेट करूं, तो वो आएगा mg प्लस एम ए। अब देखो, mg हमारा एक्चुअल वेट था, उसमें एक चीज ऐड हो रही है, तो मतलब हमें ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है। यस मैम। अब जैसे ही रिएक्शन बढ़ा, हमारा वेट क्या लगेगा हमें, कि ज्यादा है। कि अगर हमें लग रहा है 40 हमारा एक्चुअल वेट था, तो ऊपर जाते हुए हमें 45 दिखता है। अब इसको आप बेसिक तरीके से वैसे भी समझ सकते हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, हमारा वेट भी ऊपर जा रहा है। लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा वेट भी नीचे आता है। अब वो भी देखेंगे कैसे। पहले ये वाला बताओ, ये वाला केस आया सबको समझ? यस मैम। यस मैम। पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। नो मैम। अब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा, ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला? नीचे जाने। नीचे जाने वाला, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिर से लिफ्ट की, तो नॉर्मल केस में डाउनवर्ड वेट लग रहा था mg, ऊपर रिएक्शन मिल रहा था r। अब इसके अलावा एक फोर्स बच गया ma नीचे की तरफ। तो अगर मेरे को इस केस में नीचे वाला फोर्स निकालना, तो अब अगर मैं देखूं तो पहले तो नीचे वाला फोर्स था mg, उसमें से अगर मैंने ऊपर वाला फोर्स माइनस कर दिया, तो भी कुछ ना कुछ ये वैल्यू बच गई है जो कि नीचे की तरफ। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। ये नीचे जाने वाला फोर्स था, ये ऊपर जाने वाला, इनको सब्ट्रैक्ट करके जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसमें अगर मैं रिएक्शन देखूं, तो ये आर राइट साइड गया और ये एम ए लेफ्ट साइड जाएगा, तो एम जी माइनस एम ए। अब देखो, ये मेरा एक्चुअल वेट था, उसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब रिएक्शन कम हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वेट क्या है, कम हो रहा है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो लिफ्ट है ऊपर से वो टूट गई, उसकी रस्सी ऊपर से टूट गई और वो धड़ाम से नीचे आ रही है, फ्री फॉल का केस,
तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है फ्री फॉल में? अगर मैं फ्री फॉल की बात करूं तो फ्री फॉल में कितने एक्सेलरेशन से गिरता है कोई भी चीज? बोलो बोलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सही। जब हम किसी चीज को ऊपर से बिल्कुल छोड़ देते कि वो फ्रीली गिरेगी, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटी वाला फोर्स, जिससे वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरती है। याद आया सबको? यस मैम। तो उस केस में जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नहीं, वो जी एक्सेलरेशन से गिर रही है। तो यहां पे ए की जगह जी वैल्यू आ जाएगी, और इससे रिएक्शन कितना आया? mg माइनस mg कितना हो गया? 0. करेक्ट। मतलब हमें कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है, और रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो हमें वेट भी नहीं मिल रहा है कुछ मशीन के ऊपर रीडिंग में। तो जैसे ही हमारी जो लिफ्ट है वो टूट जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो 0 हो गया है, और इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो Yes, हमारे ma'am. जब लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही थी तो रिएक्शन दो चीजों को जोड़ के आ रहा था, और लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही थी तो दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके आया। अब आपको कभी भी निकालना है कैसे आएगा? तो अंदर वाले सिस्टम में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। पर जब लिफ्ट टूट जाती है फ्री फॉल के केस में, जिसमें एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है, उस केस में हमें 0 रिएक्शन मिलता है, और हमें ऐसा लगता है हमारा कुछ वेट नहीं है। ये क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। अब हमारे पास आ गया है टेंशन इन अ स्ट्रिंग फिर से। तो when a string is being pulled on both ends, then its resistance against any change in its original composition is called tension. तो उसको समझते हैं। मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़े है। अब आप दोनों इस रस्सी को खींच रहे हो, अगर एक जना खींचेगा तो ये रस्सी में कुछ फर्क पड़ेगा? नो मैम। है ना, वो तो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। पर अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ से ऐसे अगेंस्ट डायरेक्शंस में खींच रहे हो, तो आप भी खींचना चाह रहे हो, वो भी खींचना चाह रहे हो, तो रस्सी खींचेगी कुछ ना कुछ, टेंशियल फोर्स। है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो टूटने लग जाएगी। पर एकदम से नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि ये जो रस्सी है ये एक फोर्स लगाती है, एक रुकावट लगाती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी जो शेप है वो चेंज हो। क्या आप चाह रहे थे 10 मीटर की रस्सी थी 10.5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये जो रस्सी है पूरा फोर्स लगाती है, ताकत लगाती है कि वो इसकी जो ये शेप है वो 10 मीटर से चेंज ना। और वो कौन सी ताकत लगाती है, उसी को कहते हैं टेंशन। ये समझ आया सबको? यस मैम। अब ये क्या होता है हमेशा, पुलिंग इन नेचर। पुलिंग का मतलब खींचना। खींचना। तो रस्सी जो है हमेशा खिंचाव करने की कोशिश करती है कि नहीं भाई, तुम मेरे को उधर खींच रहे हो तो मैं अपने आप को वापस खींचू। फिर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द टाइड एंड्स। मतलब जिस जगह से बंधा हुआ है रस्सी जो है, ये जो टेंशन फोर्स है उस बंधी हुई जगह से दूसरी तरफ फोर्स लगाती है। मतलब अगर यहां से बंधा हुआ है तो जो टेंशन फोर्स है इसके तरफ नहीं लगेगा, इससे दूर जाता हुआ, अवे जाता हुआ टेंशन लगेगा। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। जैसे पेंडुलम के केस में रस्सी ऊपर बंधी हुई होती है और नीचे बॉब लटक रहा है। तो अगर हम इस बॉब को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रस्सी कहाँ पे बंधी हुई है? ऊपर बंधी हुई है। तो ये जो टेंशन है वो किस साइड लगेगी उस केस में? नीचे की तरफ, कि ये जहां से बंधी हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आते हैं, तो इनको समझाने में टाइम लगेगा थोड़ी सी। सबसे पहले हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अगर मैं कोई ना कोई भी ऑब्जेक्ट लू सरफेस पे, अभी आप अपने हाथ पे पेन है, फोन है, कुछ भी उसको भी लोगी,
तो आप अर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं बना रहे, पर फिर भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। पर आप लोग क्या, अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंची चीज है कोई भी, उसके ऊपर भी वो फोर्स लग पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, इसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी गैप हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये फोर्स फिर भी लगता है। ये समझ आया सबको? यस मैम। और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन R स्क्वेयर। ये M1 M2 क्या है, वो दो ऑब्जेक्ट के मास हैं, वो एक दूसरे के ऊपर खिंचाव प्रोड्यूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये R क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तो इनके सेंटर से हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। और इसीलिए इस फोर्स को, ऐसे फोर्सेस को जो डिस्टेंस लेते हैं और सेंटर से लेते हैं, हम सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंसेस टेकन फ्रॉम द सेंटर। ये बात समझ आई सबको? यस यस मैम। मैम। ऐसे हमारे पास एक और फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे यहाँ पे साउथ और साउथ पोल है, दोनों लाइक पोल है, मतलब एक जैसे पोल है, तो ये हम बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, फिर भी जो ये वाला साउथ पोल है, ये दूसरे वाले साउथ पोल को दूर भगा पा रहा है। ये क्यों भगा पा रहा है? क्योंकि एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसके लिए कांटेक्ट नेसेसरी नहीं। अगर सेम चीजें होंगी तो वो उसे रिपेल करेगा, और डिफरेंट चीजें होगी तो उसे अपनी तरफ खींचेगा। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी टर्म्स आती है, मतलब चार्ज है वहां, तो वो फोर्सेस जो चार्जेस के बीच में लगते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये भी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। पर दो एक जैसे चार्ज हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को रिपेल करते हैं। ये वाला नेगेटिव चाहता है ये दूर भाग जाए, ये वाला नेगेटिव चाहता है ये दूर भाग जाए। फिर ऐसे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स आते हैं। न्यूक्लियर हमारे पास जो न्यूक्लियस में चीजें होती है, कौन कौन सी होती है न्यूक्लियस में? खाली चल जा दीदी भाई, खाली चल जा मम्मी करा तू थोड़ा किसकी कहना इतना चंडा नहीं मैं। हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। अब अगर आप खुद सोचो, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन होता है, फिर दो प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको बांध के रखता है उस छोटी सी जगह में भी, कि उनके बीच में रिपल्शन है, पर उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियस में टिक पाते हैं। और ये जो फोर्स है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन सबके लिए सेम होती है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कोई पॉजिटिव है या न्यूट्रल, वो सबके लिए बराबर लगती है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है और सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी। करेक्ट। पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो छोटी सी जगह में ही लग पाता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना भी डिस्टेंस हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो तब भी लग पाएगा। पर न्यूक्लियर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तक है, जैसे ही उससे बाहर चला गया वो फेल हो जाएगा। क्लियर है सारे सबको? यस मैम। तो और कोई डाउट है अभी किसी को? नो। नो मैम। नो मैम। अभी आप लोग की भी दूसरी क्लास होगी ना शायद? नो मैम। अभी क्लास नहीं है, मेरी क्लास है। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।